दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 12th का जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर है जनसंचार माध्यम और लेखन, और इसमें से कम 5 मार्क्स का बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? वेदों को, देवर्षि नारद को, उपनिषदों को, मनु को। तो देवर्षि नारद को जो माना जाता है। दूसरा है धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? पहले धरती और देवलोक में संवाद का बातचीत का माध्यम क्या था? तो इसमें है नारद है, इंद्र है, अग्नि है, वायुदेव है। तो यहाँ पे जो है नारद थे, उनके माध्यम से जनसंचार का कार्य किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन है इसमें स्क्रीन पे, महाभारत युद्ध का विवरण सुनाया था। इसमें है, देखिए, विजय ने, संजय ने, विदुर ने, अश्वत्थामा ने। तो संजय जो थे वह राजा को सारी सूचनाएं जो भी युद्ध में होता था वो सुनाया करते थे। इसमें है, आगे देखिए, इसमें अगला है इसका, देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र क्या था? इसमें है सितार है, वीणा है, गिटार, इकतारा है। तो उनका जो वाद्य यंत्र था वो वीणा था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए। मतलब जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से बताए गए हैं? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजों से, डच लोगों से। तो इसमें है अंग्रेजों के माध्यम से जनसंचार के कार्य जो सुचारू रूप से चलने लगे थे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से बहुत से ऐसे कार्य भी किए गए थे कि जिससे कि हमें काफ़ी सुविधाएं भी मिली, लेकिन उनकी वजह से हमारे देश को काफ़ी नुकसान भी हुआ। हमारे देश पे काफ़ी गुलाम बनाकर भी हमें रखे थे। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए। इसमें है उत्तर पश्चिम, दक्षिण से, पूर्व से। तो हमें पश्चिम से ही प्राप्त हुए हैं, विदेशी लोगों से ही प्राप्त हुए हैं जो हमारे देश में आके राज करते थे। मानव जीवन अब संभव नहीं है संचार के बिना, सैर के बिना, गप्पों के बिना, पढ़ाई के बिना। तो संचार के बिना जो मानव का जो जीवन है अब संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पक्षियों पर, पशुओं पर, सभी प्राणियों पर, लोगों पर। तो पशु पक्षी पे तो पड़ेगा नहीं, तो जो भी प्रभाव पड़ेगा तो लोगों पर ही पड़ेगा, हम लोगों पर ही पड़ता है। अगला है 9 और 10वां प्रश्न है इसमें, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है पक्षियों में, मनुष्यों में, पशुओं में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जनसंचार का कार्य जब भी करेंगे मनुष्य ही करेंगे, पशु पक्षी नहीं करेंगे। टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है संचार के, जनसंचार के, संचार और जनसंचार के, इनमें से किसी में नहीं। तो ध्यान रहे, संचार और जनसंचार दोनों ही रहेगा। अगला है, संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो रही हैं? इसमें ध्यान देना है कि संचार के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं। अगला है, संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हो रही है? ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, राजनीतिक। तो इसमें भौगोलिक जो दूरियां हैं लोगों की कम हो रही है संचार के माध्यम से। अगला है, टेलीविज़न पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, हवाई प्रसारण। तो सीधा प्रसारण जैसे लाइव होता है ना, लाइव आता है तो उसको हम सीधा प्रसारण बोलते हैं। तो उसके माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? अच्छे खाना के बिना, आधुनिक वेशभूषा, भव्य भवन, जनसंचार के बिना। सही बात है, हम हमेशा देखते हैं ना, मोबाइल में लगे रहते हैं, जनसंचार, टीवी सब देखते रहते हैं। तो इसके बिना आज के ज़माने में बिल्कुल भी संभव जीवन नहीं है। अगला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह है चर, चार, संचा, संच। तो यहाँ चार नहीं होगा बल्कि यहाँ पे चर होगा। चर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चर होगा, चर धातु से हुई है। अगला प्रश्न है इसमें, संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ क्या होता है? इसमें देखना, आगे है इसमें चलना, गणना करना, समाचार, समझाना। इसमें चलना है, चलना होता है। अगला प्रश्न है, किन संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? बेलग्राम, एडिसन, विल्मस्ट्रेम, मार्कोनी। तो विल्मस्ट्रेम जो थे इन्हीं के माध्यम से जनसंचार के बारे में जो है साझेदारी हुई है। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है?
प्राप्तकर्ता, संदेशवाहक, संदेश प्रसारक, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राप्तकर्ता मतलब जिसे संदेश जाता है वही करता है, प्राप्तकर्ता। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, डिकोडिंग, एनकोडिंग, एमकोडिंग, डिकोडिंग। तो ध्यान देना है कि सब मिलते जुलते हैं, इसलिए उसमें ध्यान से डिकोडिंग करना ही होता है। अगला है इसमें फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? फीडबैक, संचारक, प्रसारक, विचारक, प्रचारक। तो फीडबैक वही कर सकता है जो संचारक होता है, जिसके पास संदेश जाता है वही कर सकता है। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? भीड़ से, महंगाई से, शोर से, लड़ाई से। शोर से होगा, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, कहीं से आउटसाइड से बाहर से आवाज़ आ रही है तो हमारा जो संचार है, हमारी बात करने में वो बाधा पैदा करेगा। तो बाधा पैदा करने को ही क्या कहा गया है? शोर कहा जाता है। इसमें अगला है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक, फीड और फीडलैट, फीड फॉरवर्ड। तो इसमें क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। सांकेतिक संचार है इशारे से बुलाना, साथ से जाकर समझना, लिख कर समझाना, पढ़कर सुनाना। इशारे से बुलाना, जैसे संकेत करते हैं ना, किसी को उंगली से संकेत करते हैं या किसी माध्यम से करते हैं या बात करके करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इशारे से बुलाना किसी को। तो ध्यान रहे, संकेत का मतलब होता है इशारे से किसी कार्य को करना। इसमें है कक्षा समूह के आपसी विचार विमर्श संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक, जनसंचार, समूह संचार। तो ध्यान देना है, मैं बता देती हूँ। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है अपने आप हम खुद से जो बातें करते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बोल बोल के कुछ अपने मन से ही बातें करते रहते हैं, हम आज अच्छे हैं, ये क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको अंतर बोलते हैं, अपने आप पर्सनल से बात करना। और जो अंतर्वैयक्तिक होता है उसको अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो जैसे एक दूसरे से हम कोई चीज़ अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दो लोग हैं, जैसे जनसंचार, टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ें हो गई। समूह संचार, जैसे कक्षा में होता है समूह संचार, जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? समूह संचार। तो ध्यान देना है कि इनको हमें मालूम होना चाहिए कि क्या होगा इसका। अगला है इसमें पूछा है कि जो हमारा संचार माध्यम होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो ध्यान देना है मास कम्युनिकेशन है। इसमें जो उत्तर होगा हमारा मास कम्युनिकेशन उत्तर होगा, मास कम्युनिकेशन होगा। अगला है नियंत्रण, अभिव्यक्ति, सूचना, सामाजिक संपर्क, मनोरंजन, निगरानी आदि जनसंचार के हैं, तत्व हैं, कार्य हैं, गुण हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, इसमें से ये सारे जो भी है, अभिव्यक्ति है, सूचना, नियंत्रण, ये सब क्या है? कार्य माने जाते हैं। अगला है इसमें 26 है। इसके बाद हम अगला करेंगे सरकार और संस्थान के कामकाज का निगरानी कौन करता है? सरकार के कामकाज की निगरानी कौन करता है, देखभाल कौन करता है? जनसंचार, लोक संचार, समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। तो जनसंचार जो है, जैसे टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण और रेडियो के माध्यम से जो सरकार की सारी सूचनाएं, खबर या संसद की खबर जो हमें मिलती है। अब हम इसमें कर लिए। अब हम पत्रकारिता के विविध आयाम से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में आते हैं, केवी में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। अगला इसमें से पहला प्रश्न है, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं संपादक, पत्रकार, कवि, लेखक। इसमें क्या होगा? पत्रकार जो है वो करते हैं। समाचार जल्दी में लिखा गया क्या होता है? समाचार भूगोल है, इतिहास है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है। तो ये जल्दी में लिखा गया एक इतिहास होता है, आज लिखा गया और कल वही इतिहास बन जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अगला है इसमें सूचना प्राथमिकता निर्धारित की जाती है उपभोक्ताओं के अनुसार, आर्थिक क्षमता के अनुसार, राजनीतिक, साहित्यिक। तो उपभोक्ताओं के अनुसार ही जो सूचनाएं होती हैं प्राथमिकता दी जाती है। अगला समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो बासी हो, ताज़ी, बेकार, शुष्क। क्योंकि ताज़ी घटनाओं को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो घटनाएं तरोताज़ा होती है उसे सुनने के लिए लोगों में काफ़ी रुचि भी होती है। तो घटना कैसी होनी चाहिए? ताज़ी होनी चाहिए, जिसमें लोगों को रुचि हो सुनने में। समाचारिक महत्व काफ़ी हद तक से निर्धारित होता है। लंबाई, राजनीतिक प्रभाव, स्थानीय। तो स्थानीय से होता है, जिस स्टेट के, जिस स्थान के हम हैं, वहाँ की समाचार सुनने में और पढ़ने में लोगों को ज़्यादा रुचि रहती है, इसीलिए स्थानीयता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? दैनिक इतिहास लेखन, पुरातन समाचार लेखन, पौराणिक प्रसंग लेखन, साप्ताहिक कथा लेखन। तो दैनिक इतिहास लेखन जो है यही है पत्रकारिता का एक तरह का लेखन।
अगला है, इसमें ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें है, एक सेकेंड, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, कौन से किससे कहानी समाचार नहीं हो सकते हैं? समुद्री गहराई, पर्वतीय और भूत प्रेतों की, जंगली। तो इसमें जो भूत प्रेतों की जो कहानियाँ होती हैं इसको हम उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियाँ कोई थोड़ी ना रुचि से सुनेगा, उसे पसंद नहीं आएगा। तो भूत प्रेतों की कहानियाँ जो है वो समाचार का हिस्सा नहीं होती है। अगला है, समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं समाचार नीति, संपादकीय नीति, प्रबंधकीय नीति, पत्रकार नीति। तो इसमें ध्यान देना है, समाचार संपादकीय नीति होती है जो समाचार संगठनों को जो चयन में सहायक होती है। अगला है, इसमें अगला क्वेश्चन है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत क्या कहलाते हैं? संपादक के प्रकार, संपादक के गुण, संपादक के सिद्धांत, संपादक के तत्व। तो ये क्या होते हैं? संपादक के सिद्धांत को कहा जाता है। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है कल्पना को, यथार्थ को, भावनाओं को, झूठे अतीत को। तो इसमें यथार्थ को प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, इसमें 11 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? निष्पक्ष, कपटी, एक पक्षीय, दुर्व्यवहारपूर्ण। तो निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब किसी का पक्ष लेकर नहीं बोलना चाहिए, बल्कि न्याय संगत बोलना चाहिए, निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए, बिना डर का बोलना चाहिए। अगला है, समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? अन्यायपूर्ण, न्याय संगत, विशेषपूर्ण, असत्य। तो न्याय, जहाँ न्याय है, समाचार का मतलब है न्यायपूर्ण, निष्पक्ष रूप से समाचार को प्रस्तुत करना, यही सबसे बड़ा गुण होता है। अगला है प्रश्न 13, पत्रकार का गुण क्या है? असहज है, असत्यवादी है, संदेह करना, क्रोधी। तो संदेह करना का मतलब इसलिए होता है कि कोई भी घटना अगर आपको मिल गई है तो उस पर तुरंत विश्वास करके तुरंत नहीं दिखाना चाहिए, तुरंत छापना नहीं चाहिए। पहले उस पर संदेह करना चाहिए, शंका करना चाहिए कि ये सच है या फिर नहीं है, फिर उसका पता करना चाहिए कि सच घटना है तो ही उसको दिखाया जाए, छापा जाए। इसीलिए संदेह करना अति आवश्यक होता है। संदेह करेंगे आप तो उसकी खोजबीन करेंगे और पता करेंगे कि सही घटना है या फिर झूठ है, तभी आप उसको जनता के सामने लाएंगे। अगला है, विविध माध्यमों के लिए लेखन। एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें है, इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, तीनों। तो इसमें जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए ना तो इंटरनेट, समाचार पत्रिका कोई काम की नहीं है। अगला है, इसमें सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार कौन सा होता है? तो सबसे खर्चीला जो है बताइए। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, समाचार, इंटरनेट। सबसे खर्चीला जो होता है वह इंटरनेट होता है, क्योंकि इंटरनेट पे हमें जब काम करना या देखना है तो पहले हमें उसके बारे में उसको पहले डाटा भराना होगा, तभी देख सकते हैं, कर सकते हैं। श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न। तो वह रेडियो है। श्रव्य का मतलब सुनना, सिर्फ सुन सकते हैं। अगला है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। तो चीन में हुआ था। अगला है, इसमें अगला क्वेश्चन करेंगे, 5वां है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया है? गुटेनबर्ग ने, चिन ने, निहाल ने, जॉनसन ने। तो इसमें गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला छापा खाना कब लगा? भारत में 1556, 1546, 1556, 1576। तो इसमें ध्यान देना है, 1556 में लगा था, गोवा में। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद करना होगा और ध्यान से सुनना होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या है। इसमें है, भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था? दिल्ली, कोलकाता, गोवा, कानपुर। तो गोवा में पहला लगाया गया था, जो ईसाइयों ने अपने पुस्तकों के प्रचार के लिए लगवाया था। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। तो ये जो है उल्टा पिरामिड शैली जो होती है, इसी के माध्यम से समाचार पत्रों को छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो, समापन। तो इसमें जो मध्य भाग जो है, ये मध्य भाग है, ये नहीं होता है। बाकी बॉडी भी होती है, इंट्रो भी होता है और लास्ट में समापन भी होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? 3 में, 4 में, 5 में। तो 3 में बांटा जाता है। ये तीनों यहाँ पे है ना, बॉडी है, इंट्रो है और समापन, यही 3 है।
तो 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे पूछ सकता है कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसमें अगला प्रश्न है, दृश्यों का किस माध्यम से अधिक महत्व होता है? समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो दृश्यों का जो समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न ही होगा, क्योंकि टेलीविज़न पे हम सुनते भी हैं और साथ में देखते भी हैं, इसलिए दृश्यों में टेलीविज़न का सबसे ज़्यादा महत्व है। देखिए यहाँ पे दिया है टेलीविज़न, टेलीविज़न का सबसे ज़्यादा है, तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं कि टेलीविज़न। अगला है, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने का मौलिक शर्त क्या है? साहित्यिक भाषा लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन, सामान्य लेखन। तो दृश्य के साथ लेखन, क्योंकि टेलीविज़न पे जब करेंगे तो दृश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी बात को लिखा जाएगा, तभी उसमें प्रस्तुति सही ढंग से होगी। अगला है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान। तो वेब दुनिया के साथ जो हिंदी नेट की पत्रकारिता की शुरुआत जो होती है। इसमें अगला है, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है? क्रिकेट मैच का जो प्रसारण होता है, फोन एंकर, सीधा एंकर, सीधा प्रसारण। सीधा का मतलब होता है लाइव आता है, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो लाइव आता है, उसे हम बैठे बैठे घर में आनंद लेते हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। तो ये तृतीय मतलब तीसरा दौर चल रहा है, तीसरा दौर है इस समय पत्रकारिता का। अगला प्रश्न है इसमें, अगला है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? 2001, 2002, 3, 4। तो 2003 में आरंभ हुआ। समाचार पत्र प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन, डेड लाइन। तो डेड लाइन के नाम से इसे जाना जाता है, डेड लाइन। इसमें अगला, पत्रकारी लेखन में विभिन्न रूप में लेखन प्रक्रिया। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला है स्क्रीन पे, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मैं बताई थी। समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक, कल्पनिक। पूर्णकालिक होते हैं, क्योंकि ये जो पूर्णकालिक होते हैं इन्हें नियमित रूप से रखा जाता है और स्थायी होते हैं और इन्हें वेतन दिया जाता है। अगला है, समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? प्रकाशक, संपादक, फीचर लेखन, और इसके बाद है अगला है संपादक। तो इसमें क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं उसको। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? फ्रीलांसर, अल्पकालिक, अंशकालिक। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब मैं बता दूं, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिखने, जैसे जैसे उनको छोटे छोटे कार्यों के रूप में पत्रकारिता करने के लिए दिया जाता है, वैसे वैसे करते हैं और वो किसी के ऊपर फ्रीलांसर के रूप में कार्य कर सकते हैं और उनको इस तरीके से वेतन उनके कार्य के हिसाब से उनको देना पड़ता है। अगला है इसमें, समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर में लगभग कितने शब्द होने चाहिए? तो इसमें दिया है 500 से 5000, 250 से 2000, 100 से 500, 550 से 5000 तक। लेकिन इसमें क्या है, 250 से 2000, 250 से 2000 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की एक समय सीमा बताई गई है इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, छठा है, इनमें समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? फीचर, संपादक, संपादकीय, स्तंभ लेखन। तो संपादकीय जो होता है इसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, जो कि संपादक उस पर पत्र में लिखता है। समाचार पत्र में समाचार लेखन की श्रेष्ठ शैली कौन सी होती है? सीधा पिरामिड, उल्टा, व्याख्यान शैली, विवेचनात्मक। उल्टा पिरामिड शैली होती है। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के कितने ककार हैं? इसमें है समाचार लेखन के 6 ककार हैं। क्या, कब, क्यों, किस लिए, ये सब ककार के माध्यम से ये पूरे 6 होते हैं। अगला है, इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर को छापा जाता है, लिखा जाता है? 3, 1, 2 या 3, 4 या 5। तो इसमें 3 या 4 को ही छापा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है 11 है, इन डेप्थ। इसमें एक मिनट देखिए, इसमें मैं बताई थी ना आपको कि हाँ, तथ्य, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाले को क्या कहते हैं? गहरी छानबीन करने वालों को क्या कहते हैं? तो इसमें है विवेचना, विश्लेषणात्मक, खोजबीन एंड डेप्थ मतलब काफ़ी गहराई में जाकर उसकी खोजबीन करना, फिर उसको छापना या बताना। अगला है, फीचर की कौन सी विशेषता है? सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ, उपयुक्त,
तीनों। तो ये फीचर की तीनों व्यवस्थाएं जो हैं, तीनों को महत्व दिया गया है। अगला है इसमें पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? संपादक से, संपादकीय से, फीचर से, ये साक्षात्कार से होता है। ज़्यादा करके साक्षात्कार जो लेते हैं उनके माध्यम से इसमें बताया गया है कि उससे ही इन्हें पूरा कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल के माध्यम से ही वह इसे छापते हैं। तो इसमें देखिए अगला है, इसमें मैं आपको बताई थी ना कि इसमें फीचर की कौन सी विशेषता है, फीचर की कौन सी विशेषताएं हैं, ये हो गया है। अगला है पत्रकारिता लेखन में कच्चा माल जो है साक्षात्कार लेने से ही प्राप्त होता है। साक्षात्कार से, जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो वही जो मटेरियल हमें मिलता है उसके माध्यम से हमें कच्चा माल मिलता है, फिर उसे हम आगे बढ़ाते हैं। विशेष लेखन, इसमें विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ और है। विशेष लेखन कहलाता है सामान्य लेखन से हटकर किसी विषय पर किया गया लेखन, किसी विषय पर लिखा गया रचनात्मक लेखन, किसी विषय पर किया गया क्रियात्मक लेखन, किसी भी विषय पर किया गया गतिशील लेखन। तो इसमें उत्तर होगा इसमें सामान्य लेखन से हटकर, मतलब जो सामान्य लेखन हम करते हैं ना, लिखते हैं ना, तो उससे थोड़ा हटकर उसको कहा गया है। इसमें है संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? मतलब जो भी संवाददाता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कोई खेल विभाग, खेल की सूचना ला कर दे रहा है, कोई पिक्चर फिल्मी दुनिया की कोई खबर ला के दे रहा है, अलग अलग रहते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं, बीट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं? विशेष लेखन के 1, 2, 4, अनेक, इनके विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र होते हैं, अलग डिफरेंट क्षेत्र होते हैं। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है? साहित्यिक भाषा, सहज सरल भाषा, बाजारू भाषा, हिंदी उर्दू भाषा। तो अगर हम विशेष लेखन अगर कर रहे हैं किसी प्रकार का, तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए सरल भी होनी चाहिए, सहज भी होना चाहिए, बोधगम्य भी होना चाहिए, जो कि सामने वाले को आसानी से समझ में भी आ जाए और आसानी से उस भाषा को कोई भी ग्रहण कर सकता है। इनमें से विशेष लेखन का कौन सा क्षेत्र नहीं है? सिनेमा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, समाचार। तो समाचार जो है ये विशेष लेखन का नहीं है। विशेष लेखन मतलब हम खुद के लिए जब लिख रहे हैं कुछ भी, तो हम समाचार के लिए थोड़ी नहीं लिखेंगे, हम किसी भी फील्ड पे लिख सकते हैं, मनोरंजन, स्वास्थ्य, सिनेमा। अगला, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है? खेल से, कृषि से, आर्थिक, राजनीतिक से। तो आर्थिक से, कारोबार जो है आर्थिक व्यवस्था से है, जिसके बारे में उसे छापा जाता है कि जिसे हम जानते हैं। अगला है, इनसे कौन सा शब्द क्रिकेट जगत का नहीं है? हिट विकेट है, स्पिन है, रन है, तेजड़िया। तो हिट भी है, स्पिन भी है, रन भी है, लेकिन तेजड़िया शब्द ये नहीं है। ये तो आर्थिक क्षेत्र से आता है, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार से आता है। इनमें से कौन सा शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तेजड़िया, बिकवाली, मंदड़ी है और रन आउट। तो इसमें तेजड़िया जो है, ये तेजड़िया तो सब बिजनेस वाला है, बिकावाली भी है, मंदड़िया भी है, रन आउट जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इससे बिल्कुल भी नहीं है। भारत में कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? फुटबॉल है, क्रिकेट है और इसके बाद है वॉलीबॉल है, टेनिस है। तो इसमें आपको पता है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा प्रिय किसे माना जाता है? क्रिकेट को माना जाता है। लोग क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि क्रिकेट हम देखते भी हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें से। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे